Ma'am, you can continue. Sir, can you make me the host? नहीं तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी स्क्रीन. Minute. Then, ma'am, then. ओके सर. Hello everyone, this is Priyanshi and today we are going to start the first chapter of class 11, which is biological classifications. Yes, which is biological classification, and this is a pretty important chapter considering the linkages that it has with other chapters. And talking about NEET, from this chapter you will have almost 2-3 questions. What is happening? Yes. Yes. From this chapter, you'll have almost 2-3 questions, which means it will be of 8 to 12 marks, right? And this chapter is often cut-off determining chapter, which means कि इसमें जो questions आते हैं ना, they are often a little difficult. कभी-कभी they are a little difficult. So not all the people attempt these. Okay. तो इससे ना one advantage that you will have is कि once you're thorough with this chapter, so you will have an edge over other competitors, right? So this chapter is important given that perspective. And yes, 2-3 marks, cutoff determining, so important chapter. And इसमें ना mostly most portion जिससे question आता है NCERT is enough, बट कुछ कुछ एनसीईआरटी के बाहर भी आता है छोटा मोटा. तो वो जो छोटा मोटा एनसीईआरटी के बाहर होता है दैट वी विल कवर, सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट. ओके, टू बिगिन विद बहुत छोटा में विल डिस्कस की व्हाट इज द नीड फॉर दिस चैप्टर. सी द थिंग इज, जस्ट इमेजिन कि यू डिसाइडेड कि आज ना मैं कोरियन मूवी देखूंगा. ओके, सो यू ओपन अ वेबसाइट व्हिच हैज कोरियन मूवीज एंड यू सी thumbnails with I don't know what written, right? Then you call up your friend who is a very big Korean movie enthusiast, okay? And you ask him कि यार तुम कहाँ पे देखते हो मूवी, मैंने तो चालू किया ये. And just one sec. Yes, I'm sorry. हाँ, and you call your friend and he tells you कि यार तुमने ये कौन सा साइट खोला, दूसरा साइट खोलो. इस साइट में ना उन्होंने प्रॉपर कैटेगराइज करके रखा है मूवीज. तो तुम देखना, तुमको जो भी कैटेगरी पसंद आई उस कैटेगरी पे क्लिक करना और तुमको उसी कैटेगरी वाले मूवीज मिल जाएंगे. तो तुमने कहा हाँ यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसे तो मैं देख पाऊंगा मेरे मनपसंद का मूवी, राइट? कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम आया था साइंटिस्ट के पास. मैंने साइंटिस्ट वाला कि अच्छा मेरे को ना, लाइक यू नो व्हेन अ साइंटिस्ट इज बोर्न, व्हाट बायोलॉजिस्ट इज बोर्न. बायोलॉजिस्ट का क्या रहता है, दे वांट टू स्टडी लिविंग थिंग्स, राइट? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स. तो उनको पढ़ना है लिविंग थिंग्स को. पर प्रॉब्लम यह है कि यार इस दुनिया में जो लिविंग थिंग्स है ना वो खूब 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 ज्यादा है. ओके, 7 मिलियन, लाइक यू नो सम एस्टिमेट से 7 मिलियन, सम एस्टिमेट से 14 मिलियन. मतलब देखो, लोग तो बहुत ज्यादा एक्यूरेटली नंबर भी पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली इतने ही लिविंग थिंग्स हैं. तो उन सबको स्टडी करना, जब उनका नंबर तक नहीं हम लोग एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते, तो उन सबको स्टडी करना कितना मुश्किल होगा, राइट? यदि कोई डिसाइड करे कि मैं यार जब तक मरता नहीं हो ना तब तक सिर्फ स्टडी करूंगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो भी वो मर जाएगा, फिर भी नहीं कर पाएगा सबको स्टडी, बिकॉज इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है ना? तो फिर क्या करें? अब जब जिद ठान लिया है कि सबको पढ़ना है, मतलब सबको तो पढ़ना ही होगा, है ना? तो हमारे जब साइंटिस्ट लोग ये करते हैं डिसाइड कि उनको सब कुछ पढ़ना है, तो भाई इस प्रॉब्लम का कि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है तो सबको कैसे पढ़े, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो निकाल ही लिया होगा किसी ना किसी ने, राइट? निकाला है सोल्यूशन, बिल्कुल. और वो सोल्यूशन है ये चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ओ वेट, दिस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विच इज ऑल अबाउट कैसे हम पढ़े सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, इसका सोल्यूशन है कि भाई हम बना देते हैं कैटेगरी. ठीक है, जैसे जैसे कि के पॉप मूवी के कैटेगरीज होते हैं. K-pop मूवी, आई डोंट थिंक दैट्स अ थिंग, बट हाँ ये जो मूवी से कैटेगरीज होते हैं, राइट? तो हमको जैसे मान लो तुमने एक्शन मूवी पे क्लिक किया,
तो तुमको एक्शन मूवी का एग्जैक्टली स्टोरी नहीं पता होगा कि भाई इसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, पर तुमको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि यार अच्छा इसमें ना खूब मारधाड़ होगी, राइट, इसमें कुछ एक्शन दिखेगा मेरे को, है ना, हीरो बड़ा सुपरमैन टाइप होगा, लाइक यू नो समथिंग, इफ नॉट एवरीथिंग यू नो समथिंग, है ना। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर। हम बोला है कि यार सारे 7 मिलियन ऑर्गेनिज्म तो नहीं पढ़ सकते हम, पर हम उनको कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो जस्ट बेस्ड ऑन कि वो किस कैटेगरी में आता है, हमको उस ऑर्गेनिज्म के बारे में सब कुछ नहीं तो कुछ तो पता चलेगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो पता चलेंगी, और उसी बेसिस पे हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं, इन डेप्थ पे नहीं तो अपना एटलीस्ट समथिंग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो हमको पता चली जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, and these categories are what we are going to study about today. But हमारा जो सबसे ज्यादा accepted क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उस पे पहुंचने से पहले हम लोग देखें कि यार पुराने जो लोग थे उन्होंने क्या इसके बारे में सोचा कि यार क्या हम ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी बना सकते हैं, और जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने क्या क्या सोल्यूशंस निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाता है यार, इनका नाम हर जगह आता है ना, एरिस्टोटल। ही इज लाइक टोटल टोटल ऑफ बायोलॉजी, हर जगह इनका नाम है, राइट। सिर्फ बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स में भी इनका नाम आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, कहाँ नहीं आता है। सो दिस गाय इज टोटल, ओके, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। यस, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी, टोटल बायोलॉजी। ठीक है, हाँ। तो अब यार इन्होंने इतना सारा काम किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी थोड़ा कुछ काम किया होगा, उन्होंने किया है, बिल्कुल किया है। उन्होंने ना क्या किया था, सब बहुत पुरानी बात है, बहुत ज्यादा पुरानी, आई थिंक 350 कुछ कुछ, 350 बीसी, है ना, बीसी और एडी, वाओ आई एम कंफ्यूज, प्लीज चेक कर लेना ये। ठीक है, ओके, यस, आई थिंक एडी, नो बीसी, चेक दिस। ओके, एरिस्टोटल जो था, इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक क्राइटेरिया को लेकर के किया था क्लासिफिकेशन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना बोला कि यार जो प्लांट्स है ना, उनकी हाइट के बेसिस पे, और उनका जो स्टेम होता है, क्या वो ग्रीन है या वो ब्राउन है, यदि वो ब्राउन है तो क्या वो बहुत मोटू हो रहा है या पतला सा रह जा रहा है, उस बेसिस पे उनको, उन्हें प्लांट्स को 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। हर्ब्स वो ट्रीज थे जो कि हम, सॉरी, हर्ब्स वो प्लांट्स है जो हमेशा ग्रीन रहते थे। ठीक है, श्रब्स ऐसे प्लांट्स है जो छोटे होते थे, पर उनकी ना जो स्टेम होती थी वो ब्राउन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सीन तुलसी का पेड़, तुलसी का पेड़ बहुत लंबा नहीं होता, बहुत मोटू नहीं होता है, बट उसका जो स्टेम है ना वो ब्राउन हो जाता है ना, रोज का भी। तो ये सारे श्रब्स में आ जाते हैं। एंड ट्रीज तो हमारा क्लासिक मैंगो ट्री, पैनियन ट्री, पपाया ट्री, जो इतने बड़े बड़े, सॉरी पीपल ट्री, जो इतने बड़े बड़े होते हैं, एंड उनमें हम लोग झूले डाल के खेलते हैं बचपन में। दोस प्लांट्स आर क्लासिफाइड अंडर ट्रीज। ठीक है, ओके, ऑल द ऑर्गेनिजम्स को लिया दो कैटेगरी में। ओके, दिस पीपीटी इज नॉट गुड, दिस स्लाइड। उन्होंने क्या किया, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया। वन कैटेगरी वाज प्लांट्स, ठीक है, द अदर कैटेगरी वाज एनिमल्स। फिर प्लांट्स में भी ही डिवाइडेड इनटू herbs, shrubs and trees, right? Herbs, shrubs and trees. Okay, this was about plants. What about animals? Animals में ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना लोगों को काट काट कर देखा, नॉट काट करके, आई डोंट नो हाउ ही डिड इट, बट ही सॉ कि क्या उनके पास रेड ब्लड है, क्या उनके पास कोई और कलर का ब्लड है। ठीक है, बेसिकली ही मेंट कि यार तुम्हारे पास डब्ल्यूबीसी, आरबीसी है क्या, रेड ब्लड सेल है क्या, या आरबीसी नहीं है आरबीसी प्रेजेंट और आरबीसी एब्सेंट। यदि आरबीसी है तो उन्होंने इनको बोल दिया एनीमा, ओके, और यदि आरबीसी नहीं है तो एनाइमा बोला, ओके। एंड इसी बेसिस पे उन्होंने दो कैटेगरी बना दिया। ठीक है, जिनके पास आरबीसी, उसमें मैमल्स, लिजर्ड, बर्ड्स, फिश, ये सब आ गए, और फिर जिनके पास आरबीसी नहीं थी उनमें इंसेक्ट्स और ये सारी चीजें आ गई, जेलीफिश, ये सब। हमको इसमें डिटेल में जाना, तो आई एम नॉट गोइंग इसमें डिटेल में। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग थोड़ा साइंटिफिक बोल सकते हैं, क्योंकि यार उन्होंने कुछ तो किया है ना, आरबीसी एंड, लाइक इट वाज मोर साइंटिफिक कंसिडरिंग उस टाइम का। तो यस, एरिस्टोटल डिड द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ए, एरिस्टोटल फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ओके। बट एज टाइम एडवांस्ड, मतलब इनके टाइम पे तो साइंस इतना एडवांस नहीं था, ये तो हम लोग को सबको पता है ना। देखो इनका तो फोटो तक हमको प्रॉपर मिलता नहीं है, इनका हमें ऐसा स्टैचू मिलता है, लाइक इतना पुराना है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तक नहीं डेवलप हुआ था। तो
माइक्रोस्कोप कैसे होगा, राइट? सो वो इतना पहले था, ही गेव दिस क्लासिफिकेशन व्हिच वी कंसीडर साइंटिफिक, और काफी टाइम तक यही चलता रहा, लोग यही पढ़ते थे। पर जैसे साइंस में एडवांसमेंट हुआ, है ना, तो फिर नए नए चीजें पता चले। ओके, एंड देन आते हैं 18th सेंचुरी में हमारे लिनियस, है ना, कार्लोस लिनियस। कौन है ये? इनका नाम तो सबने सुना है। सबने सुना है इनका नाम, कार्लोस लिनियस। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वही भाई जिसके कारण हमको होमो सेपियंस कहा जाता है, नोमेनक्लेचर, राइट? सो ही गेव दिस, है ना। बट इसके अलावा भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ था, he classified people into plant, sorry, living organisms into kingdom Plantae and kingdom Animalia। पर इनने ऑब्वियसली कुछ अलग बेसिस पे किया होगा, क्योंकि एरिस्टोटल ने भी तो यही किया था, राइट? इन्होंने थोड़ा अलग बेसिस लिया था, ठीक है? क्या बेसिस लिया था भाई साहब? माइक्रोस्कोप का जमाना है, माइक्रोस्कोप ट्रेंड पे है, ठीक है? तो इट इज समथिंग बेस्ड ऑन व्हाट वी सी अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या देखते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर? सेल्स, राइट? सेल्स, सेल्स में उन्होंने बोला कि यार जो जो ऑर्गेनिजम्स ऐसी सेल से बने हैं जिनके पास है सेल वॉल, जिनके पास है सेल वॉल, तो उनको तुम डाल दो सीधे किंगडम प्लांटे में, ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिज्म की तुमने सेल निकाली, उसकी सेल के पास यदि सेल वॉल है तो उसको डाला जाएगा किंगडम प्लांटे में, एंड इफ सेल वॉल इज एब्सेंट, इफ इट इज नॉट देयर, देन वी विल पुट इट अंडर किंगडम एनिमेलिया, ठीक है? तो दिस इज व्हाट लिनियस डिड, ठीक है? बट यार तुम सोचो, अभी हमको पता है कि देर आर मेनी मेनी ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। उस वक्त पे ना, जब लिनियस ने किंगडम दिया था, ठीक है, तो अपने को पता है कि यार बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, नहीं पता तो पता चल जाएगा। बैक्टीरिया, फंजाई एंड मेनी प्रोटिस्ट, उनके पास भी सेल वॉल होता है, तो ऑल ऑफ देम वर एक्चुअली पुट अंडर किंगडम प्लांटे। ओके, तो किंगडम प्लांटे हैड टू मेनी पीपल। ओके, सो यस, ऐसा चल रहा था। सी, yes, two kingdom of Linnaeus, Carlos Linnaeus. इसमें we had fungi, bacteria, archaebacteria also under kingdom Plantae. Right, right. But what were the drawbacks of this classification? Obviously, this wasn't very. Just one side. Yes, obviously, given present times, it wasn't very like how to put it. It wasn't able to keep up with time. जैसे जैसे scientific advancement हुए, तो इनका जो classification system था ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फीका पड़ता गया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हमको पता है कि यार सेल वॉल बस से नहीं होता, सेल टाइप्स होते हैं, दो बेसिक सेल टाइप है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, राइट? एंड इसके बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि सेल के अंदर की वर्किंग कैसी है ना? Poor cells and rich cells, right? Cells with rooms and cells without any rooms, right? तो this is very important, right? But इन्होंने क्या किया था, लिनियस ने क्या किया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस को देखे बिना ही उनको एक ही कैटेगरी में डाल दिया था, है ना? प्लांटे के अंदर हमारे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जो प्रॉपर प्लांट्स हम लोग देखते हैं वो, और बैक्टीरिया, सारे के सारे इसके अंदर आ गए थे, राइट? ऑल्सो मैनी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर लोगों को साथ में रख दिया गया था, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल क्लमाइडोमोनास, जो कि एक सेल का छोटू सा ऑर्गेनिज्म होता है, एंड स्पाइरोगैरा, ये तो हम लोग को सबको पता है। जो हम लोग कभी भी किसी वाटर बॉडी के पास जाते हैं, तो उनके आसपास जो रॉक्स होते हैं उसमें हमेशा कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन स्टिकी स्टिकी लगा रहता है, जिसमें हमको पैर रखने से पैर फिसल जाता है। तो हमेशा कोई अंकल आंटी होते हैं जो बोलते हैं बेटा पास मत जाओ, वहां पे चिकनाई है, स्लिप हो जाओगे। राइट? तो ये वही है स्पाइरोगैरा, ओके, जो कर देता है ये। Alright, okay. And it did not differentiate between heterotrophic and autotrophic green plants. फंजाई और प्लांट्स को साथ में रख दिया, ये भी कोई बात है क्या? बताओ, प्लांट्स कितने हमारे अच्छे भोले भाले, है ना? और कहाँ फंजाई जो हमको स्किन डिजीज देता है, हमारी ब्रेड को खराब कर देता है। तो इन सबको साथ में रख दिया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कोई कदर नहीं की गई थी। सो दिस ऑल हैपेंड, व्हिच इज व्हाई वी हैड टू मेक इट मोर, क्या बोलूं मैं, scientifically up to mark. Yes, Linnaeus' work was not kharab, right? It was just
with it just couldn't keep up with the scientific advancement is all that we can say. But given his time, his work was fantastic. Okay, all right. There's three kingdom also, फोर किंगडम ऑल्सो हमारे बुक में नहीं दिया है, जिस बाय हम लोग इसको बिल्कुल भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट थोड़ा सा वेरी ब्रीफ समरी, ठीक है। हाँ, जब ये सारे ड्रॉबैक्स आए ना, तो देयर वाज अ नीड फेल्ट कि यार इसमें इन दोनों में बात नहीं बन रही है, कुछ और किंगडम्स डालने पड़ेंगे, राइट। तो एक और किंगडम बनाया गया प्रोटेस्टा करके। उसमें ना क्या किया, प्लांटे के कुछ लोग और एनिमेलिया के कुछ लोग जो प्रॉपर फिट नहीं हो रहे थे ना, उनको सबको यहाँ ले आया, ठीक है। तो प्लांटे से बैक्टीरिया को निकाल दिया, फंजाई को निकाल दिया, और एनिमेलिया से प्रोटोजोआ को निकाल दिया, और डायटम्स को निकाल दिया, और प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, ठीक है। दिस वाज द थर्ड किंगडम। Okay, this kingdom protista was created by Ernst Haeckel. Okay, see, कौन कौन सा पढ़ लिया हमने, हमने पढ़ा है एरिस्टोटल सबसे पहले, right, right. First classification was given by Aristotle. Next we read Carlos Linnaeus, ठीक है। Now we are at Ernst Haeckel. Okay, I don't know for what reason, but ना ये ऐसा फॉलो करता है, A not B, C not D and E, right? So if you want to remember this, I don't know, इन दोनों ने two kingdom classification, Unstable gave three kingdom classification, okay? And he was the first one to introduce kingdom Protista, right? What did he do? He put all the unicellular organisms under kingdom Protista, right? That is why bacteria, protozoa, diatom and unicellular fungi भी यहाँ पर आ गए, okay? All right, then next. Even this was considered inappropriate because prokaryotes and eukaryotes वाला कोई चीज आ गया था समझ में लोगों को. Then Copeland jumped in. Copeland is like, bro, मैं भी एक new kingdom लाऊंगा, ठीक है. This new kingdom was called Monera. Okay, Monera, and Monera had all the prokaryotes. Okay, right. कहाँ से आए ये जो हमने पहले अभी प्रोटोजोआ बनाया हुआ था? ओ माय गॉड, जो अर्न्स्ट हिकल ने अभी प्रोटिस्टा बनाया था, इसी प्रोटिस्टा में जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया थे, इनको यहाँ से निकाल करके एक नए किंगडम में रखा गया. ओके, दिस न्यू किंगडम वाज कॉल्ड मोनेरा. ओके, अब बस एक किंगडम बचा है जो बनने को है, यू गेस्ड इट, राइट, व्हिच इज दैट इज, अच्छा, दिस इज शोइंग कि यार मोनेरा करके एक न्यू क्रिएट किया है ना, राइट. कोपलैंड ने क्रिएट किया. These names are not important. If you can remember these, it'll be good. But these are not there in the book. Okay, all right. And he took, but yes, bacteria and all from plantae. Okay, right. Yes. So when he did this, na, तो protista में फिर से ना, he was like fungi doesn't really fit in here, right? So fungi के लिए he moved it back to plantae, which was not a good move because we know that fungi and plantae are very different from each other, right? Fungi are exclusively autotrophic, right? When fungi and plants are kept together, तो कितना परेशानी है यार. fungi को तो खुद का खाना बनाते आता ही नहीं है, plants तो अपना खाना खुद बनाते हैं. plantae are autotrophic, fungi are strictly heterotrophic, तो कुछ करना था इसका, right? The drawback was कि cell wall था. True, plants also have cell wall, fungi also have cell wall, सही है ये, बट इनके सेल वॉल बहुत अलग है यार. इनका कॉम्पोजिशन इज इग्नोर्ड. प्लांटे का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड सेल्यूलोज, एंड फंजाई का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. बिल्कुल वो जिससे इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन बनता है, दैट काइटिन. सो इन दोनों को साथ में रख दिया, प्लस फंजाई और हिटोटो फिर भी इसके साथ रख दिया है ना, तो ये परेशानी हो गया. देन अनदर गाय कम्स, ठीक है. दिस गाय जिसको, जिनके किंगडम को हम लोग अब सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मानते हैं जिनके क्लासिफिकेशन को. Okay, his name is R.H. Whittaker. He gave something called Tantanan. Okay, R.H. Whittaker gave, and yes, he is the hero of our story, and he gave a new classification called Five Kingdom classification. Okay, he put everything into five groups. We know these five groups, right?
चलो धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। He said कि there are actually 5 groups, ठीक है। सबसे old is Monera, prokaryotes, simple cells, prokaryotes, right? Then उससे बने protists, and then plantae, animalia and fungi diverted from here. This is actually a very good diagram. If you have time, pause it here and try to study. Okay, right. Let's move ahead. We'll come to this later. Let's move ahead. For now, he made 5 classification based on what? Based on whether the organism is unicellular or multicellular. क्या उसकी पूरी जीवन एक ही सेल में गुजर जाती है या उसको खूब सारी सेल्स की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो यही क्राइटेरिया था। सेल्यूलर, ओके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या वो ऑटोट्रॉफिक है या वो हीटोट्रॉफिक है? हीटोट्रॉफिक है तो उसके बाद भी कैसा, सैप्रोफिटिक एंड ये सब। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? वेरी इंपॉर्टेंट, we'll see this. But सबसे important classification is phylogenetic relation. Okay, what this means is evolution के नजरिए से कौन किसके कितना पास है. For example, we can easily say कि humans and chimpanzee ज्यादा करीब है compared to humans and mosquitoes, right? है ना, हम लोग ज्यादा पास है, इससे थोड़ा दूर है, राइट राइट। सो इस बेसिस पे कि यार कौन कितना ज्यादा करीब है एक दूसरे के, बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। तो जब हम उसको कंसिडर करते हैं ना, तो हमारा जो सिस्टम बनता है, दैट इज, हाउ डू आई पुट इट, वेरी वेरी एक्यूरेट, राइट राइट। बिकॉज दिस कैन नॉट बी डिनाइड, दिस कैन नॉट बी डिनाइड। डीएनए शेयर करते हैं वो लोग, राइट। सो इट आल्सो कंसिडर्ड phylogenetic relationship, which is why this kingdom made their mark. Okay, right. नेक्स्ट इज सेल वॉल कॉम्पोजिशन, कि ओके यार प्लांटे के पास भी सेल वॉल है, मोनेरा के पास भी सेल वॉल है, बट हाउ, किससे बनी है ये सेल वॉल? दैट इज आल्सो कंसिडर्ड। ओके, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो कंसिडर्ड। सो इसमें विल सी कि यार जो एनिमल ज्यादा सिंपल थे ना, उनका मोस्टली जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इट इज एसेक्सुअल। ठीक, जैसे जैसे एनिमल्स का बॉडी कॉम्प्लिकेटेड हुआ, तो दे हैड नो चॉइस बट टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली. Yeah, sad, but yes, this happened. So yes, this is what we are supposed to study. Uh, this is very important. This slide is probably the most important slide of what we studied अभी तक. इसमें question आते हैं. Okay, what are the criteria or that RH are considered for classifying organisms into 5 kingdom classification? And I know अभी इतना ज़्यादा sense नहीं बनता, तो let me put things into perspective for you. Okay, it was proposed by R.H. Whittaker in 1969. It includes this. Classification is based on cell structure, which means prokaryote है या eukaryote है. Thallus organization. Thallus means body. Okay, body. क्या body में सिर्फ cells है या body में tissues भी बन गए? टिश्यूज बन गए तो क्या ये टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन बनाए? ऑर्गन बना लिया तो क्या ऑर्गन सिस्टम बनाया हमारे जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर? क्या ऐसा है? सो दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यू नो दिस बेटर देन मी. रिप्रोडक्शन, asexual, vegetative and sexual, right? Phylogenetic relationships, extremely important, right? Okay, moving on. Here is the table. इसको देखकर ना, like please, this is something that I teach 9th standard kids, but it is very, how do I put it? It simplifies everything so much. ठीक है, okay. Let's see कि रॉबर्ट व्हिटेकर ने जो डिजाइन किया था 5 kingdom क्लासिफिकेशन कैसे किया होगा. ठीक है, तो उसने सोचा होगा कि यार यदि मेरे को कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला है, ठीक है, कुछ भी मिथिकल ऑर्गेनिज्म मिला है इसको, ठीक है, एंड ये लाइक मैं इसको कैसे कैसे क्लासिफाई करूं? ठीक है, तो रॉबर्ट व्हिटेकर बोलता है कि यार एक काम करो, तुम ना सबसे पहले इसकी बॉडी का सेल लेके आओ. ठीक है, एक सेल निकालो और इस सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखो. ओके, एंड फाइंड आउट इफ द सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. ठीक है, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? यू नो यार, यू नो,
प्रोकैरियोटिक इज अ सेल व्हिच डजंट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस ना, डीएनए होता है इनके पास बट न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो डीएनए जस्ट लाइज इन द साइटोप्लाज्म. I will show you how a eukaryotic cell looks under microscope and how a prokaryotic cell looks under microscope. ठीक है, I will show you, don't worry. So if it is prokaryotic, if you see कि यार इसमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो तुम सीधे उसको मोनेरा में डालो. What did he say? He's like, ऑर्गेनिज्म को पकड़ो, सेल निकालो, माइक्रोस्कोप के अंदर डालो. If you find कि the cells that it has is prokaryotic, then put it under monera. Okay. If it has eukaryotic cells, okay, then आगे देखो. See if its body is made up of only one cell, या उनकी बॉडी है मल्टी सेलर, खूब सारी सेल्स की जरूरत है उनको, या एक ही सेल की बनी हुई है. या ये जो हमको दिखता है ना, वो ऑब्वियसली मल्टी सेलर होता है ना. जो ऑर्गेनिज्म को हम देख नहीं सकते, वो हो सकता है कि यूनिसेलुलर हो. तो इफ दे आर, यदि उनका सेल एकदम मस्त है कि न्यूक्लियस है अंदर भाई, गोल्जी है, ईआर है, ऑल दिस ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, बट इट इज ओनली वन सेल. जैसे कि अमीबा होता है ना, अमीबा के पास न्यूक्लियस है मस्त, बट इट इज वन सेल, और यही एक सेल पूरे के पूरे लाइफ फंक्शंस करती है ना. सो इफ ये ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है अमीबा के जैसा एकदम इंडिपेंडेंट, तब हम उसको डालेंगे प्रोटिस्टा के अंदर. ओके, वी विल क्लासिफाई इट अंडर प्रोटिस्टा. ओके, इफ इट इज मल्टीसेलर तो फिर थोड़ा और देखना होगा हमको. ओके, इफ इट इज यूकैरियोटिक बट मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, देन वी विल हैव टू सी इट्स सेल वॉल. ओके, देखना होगा कि सेल वॉल है या नहीं है. यदि सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल नहीं है, तो सीधे उसको एनिमेलिया में रख सकते हैं हम लोग. Okay, if cell wall is absent, you can straight away put it under kingdom Animalia. Okay, this is where we will find mosquito, this is where we'll find cow, this is where we'll find you and me. Okay, okay, right? What? Multicellular है, eukaryotic है, but cell wall is absent. Then we will put it under Animalia. If the cell wall is present, then we will have to see कि यार ये अपना खाना कैसे बना रहा है, क्या इसको खाना खुद बनाते आता है. If it knows how to make its own food, then we will put it under plantae. Okay. Also, plantae ka cell wall is of a different material called cellulose. Okay. And if the cell wall is made up of chitin, plus इसको खाना बनाते नहीं आता, दूसरे पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, तब हम लोगों को इसको रखना है अंडर फंजाई. Okay. Okay. What are the examples of fungi? Mushroom is an example of fungi. Yes. ब्रेड को खराब करने वाला भी फंजाई. और मुझे तो आई डोंट लाइक मशरूम्स, बट for all of you who like mushroom, this is also fungi. Okay. Yes. Okay. So yes, this is how you can proceed when it. Just one sec. Yes, this is how you can proceed if you have an organism. If you have an organism and you have to classify it into groups. Okay. Okay. Yes. So I hope this table helps, because this is what all my students say कि ma'am ये table is very helpful. These are our 4 kingdoms. इन सबको हमको डिटेल में पढ़ना है वन बाय वन. ठीक है, सबसे पहले we will study kingdom Monera. Monera has prokaryotes, okay, including archaebacteria and eubacteria. Okay, then we'll study Protista, which has eukaryotes, but they are unicellular, only one celled, right? Only one celled, like our amoeba. Okay, Monera has all the bacteria. Okay, no matter what kind, all the bacteria will be put under kingdom Monera. Okay, then we have kingdom fungi. Fungi has mushrooms, fungi has bread molds, fungi has the fungi, the fungus which causes skin disease. Okay, alright, then we have plantae. Plantae are eukaryotes which are multicellular and are autotrophic. They can prepare their own food. Then we have animalia which has eukaryotes, but they do not have cell wall. Okay, right, so these are the 5 kingdoms, and this is the most important table from our from today's lecture. Okay, yes. तो देखते हैं एक एक करके.
Okay, these are the basic. Then we'll do some questions. These are the basic features of each group. Okay, Monera. Wait, I should pick up invisible marker. Not invisible, disappearing marker. Monera has prokaryotic cells. Okay, and which means that they don't have a nucleus, right? Their cell is doesn't have any room inside, no cell organelle is inside, right? No nucleus. Everything else is eukaryotic. Okay, protista, fungi, plantae, animalia, all of these are eukaryotes. Okay, right. What about the cell wall? मोनेरा क्या बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है? तो हम लोग कहते हैं हाँ यार होती है. ओके, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव सेल वॉल बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज. ठीक है, प्लांटे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. बैक्टीरियल सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो किसका बनता है? We will read later it is made up of peptidoglycan. NAG and NAM will read this, don't worry. Okay, yes, but there is a monorin which doesn't have a cell wall. Do you know? Do you know which monera monera member doesn't have cell wall? If you know, comment. hmm? Yes, give me the answer, I'll check. ठीक है, एब्सेंट होता है, ये सबसे छोटी सेल की होती है, स्मॉलेस्ट सेल. ओके, all right. Protista, some protists will have cell wall, some will not have. ठीक है, फंजाई में होती है यार, प्रेजेंट होती है, काइटिन की होती है. ओके, प्लांटे है सेलुलोज का, एनिमेलिया में एब्सेंट होता है. ओके, which is why we are so googly googly bush, very very soft, but plants are not soft because they have cell wall. All right. Nuclear membrane is absent in Monera. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. डीएनए है पर डीएनए की कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए तो इसको प्रोकैरियोटिक बोला यार हमने, राइट? एंड ऑल ऑफ दीज हैव मेम्ब्रेन, व्हिच इज व्हाई वी टर्म देम यूकैरियोटिक, राइट? यूकैरियोटिक है ये बिकॉज दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेम थिंग. ओके, राइट. व्हाट अबाउट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? सारे के सारे बैक्टीरिया सिर्फ एक ही सेल के होते हैं, तो सेलुलर. प्रोटिस्टा भी तो एक ही सेल के हैं, भले ही ये वो है, क्या बोलते हैं, भले ही ये है यूकैरियोटिक बट स्टिल एक ही सेल के बने हैं, राइट? फंजाई आर मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू भी फॉर्म होते हैं इनमें. ओके, प्लांटे में टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है. प्लांट के ऑर्गन कौन कौन होता है? प्लांट की बॉडी में ऑर्गन्स आर, लीफ इज एन ऑर्गन, फ्लावर इज द ऑर्गन, फ्लावर इज द सेक्सुअल ऑर्गन, राइट? ओके, एनिमल में वी विल सी कि यार एनिमल्स के अलग अलग कैटेगरी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी विल हैव different level of organizations. Okay, what about mode of nutrition? खाना कैसे पकाता है यार? सुनो, जब लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ ना, तो सबसे पहले inhabitants were monera. The first living cell on earth were monerans. Okay, and for a very 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 long time the only living organisms on earth were monerans. Monerans for a very very long time were the only living organisms, very very long time. Okay, since they were the only living organisms ना, तो they were the ones who were figuring out कि यार खाना कैसे पकाएं. ठीक है, मुझे एनर्जी चाहिए, कैसे करूँ मैं? क्या मैं किसी और को खा लूँ? क्या मैं सन की लाइट यूज करके खाना बनाऊँ? क्या मैं किसी केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही है उससे खाना बनाऊँ? ठीक है, सो दे हैड टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट न्यूट्रिशन, which is why we see कि इनमें ना nutritional diversity is great, maximum nutritional diversity. They have figured out many ways to make food. Okay, if it is asked, name the group, which of the following groups has the maximum nutritional diversity, you will say Monera. Monera has the maximum nutritional diversity. Okay, right. नेक्स्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी नंबर 2 पे प्रोटिस्टा का होगा, बिकॉज यार देखो, जब यूकैरियोटिक सेल बनी ना, तो उसके बाद खूब टाइम तक यूकैरियोटिक सेल एक ही सेल के उस पे रही. ठीक है, एक ही सेल वाला ऑर्गेनिज्म थे. ठीक है, देन मेनी यूनिसेलर, मतलब अलग अलग सेल्स ने डिसाइड किया कि यार साथ में रहते हैं, साथ में रहेंगे तो सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे. तो ना, जब वो अलग अलग सेल्स थी, भले ही वो यूकैरियोटिक थी बट वो अलग अलग थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? तो इनमें भी हमको सेकेंड नंबर पे काफी ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है न्यूट्रिशनली देखने को. ओके,
राइट एंड देन वी हैव फंजाई फंजाई आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक ये लोग कभी अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं ओके वी विल सी कि कुछ लोग होते हैं फंजाई में जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं कुछ होते हैं जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स को ही खा लेते हैं फॉर एग्जांपल वो फंजाई जो स्किन डिजीज कॉज करती है ओके राइट सम ऑफ देम आर सिम्बायोटिक आल्सो व्हिच इज नॉट रिटन हियर ठीक है फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताओ फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गे को क्या कहते हैं आई विल टेल नेक्स्ट लेक्चर में बट बिफोर दैट इफ यू नो प्लीज कमेंट फंगल एसोसिएशन ऑफ फंगल नहीं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद एल्गे फंगल सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस प्लस ट्रीज इसको कुछ और बोलते हैं ठीक है एल्गे के साथ जब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहती है तो इसका कुछ और नाम होता है जब प्लांट्स के साथ रहती है प्लांट्स के रूट के साथ होती है तब इसका कुछ और नाम होता है ठीक है इफ यू नो प्लीज कमेंट ऑलराइट देन वी हैव प्लांटेज प्लांटेज आर ऑटोट्रॉफिक बट देयर आर सम प्लांट्स व्हिच आर पैरासिटिक 10th में पढ़ा है सबने नेम द पैरासिटिक प्लांट वी ऑल नो दिस राइट then there are some which are partially heterotrophic for example venus flytrap pitcher plant है ना ये लोग होते हैं partially heterotrophic okay animalia में all of us we cannot make food ठीक है फिर खाना को नहीं बनाते तो फिर कैसे न्यूट्रिशन मिलता है कुछ लोग होते हैं होलोजोइक कुछ होते हैं सैप्रोफिटिक कुछ कुछ पैरासिटिक होते हैं यू नो ऑल दिस राइट आई नो 10th क्लास से पढ़ा हमने ये सब so yes this table is very important I tried to explain every point but कुछ भी doubt हो तो please ask we will clarify it moving on इसके बारे में बहुत छोटू सा पैराग्राफ दिया हुआ है हमारे बुक में थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ वन सेक यस थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ हमारे बुक में दिया है छोटू सा पैराग्राफ व्हाट इज इट अबाउट यस सो दिस सेज कि आप जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना उनको तीन ब्रॉड ग्रुप में रख सकते हैं एक है बैक्टीरिया एक है आर्किया एक है यूकेरिया ठीक है दिस वाज गिवन बाय कार्ल वोस okay he basically did what he divided monera into two groups okay what were these two groups one is purana wala monera old monerans and second group is okay second group is new monerans the old monerans are called archaebacteria okay archaeological survey of India archaeologists basically people who study old things historical things right so the bacteria which has lived for a very long time is called archaebacteria okay and bacteria which is relatively new is called only bacteria or eubacteria okay and ऐसा क्यों किया मोनेरा को क्यों डिवाइड किया बिकॉज यार आर्के बैक्टीरिया एंड जो अलग दूसरा बैक्टीरिया होता है ना उनमें बहुत से प्रॉपर्टीज है जो काफी डिफरेंट होते हैं ओके एंड इफ यू नोटिस वन मोर थिंग यूकेरियोट्स जो है these are placed closer to archaea bacteria than the other bacteria Oi, oh my god okay than the other okay I'll do it like this than the other bacteria है ना ऐसा क्यों है ऐसा इसीलिए है because eukaryotes are closer to archaebacteria than the other bacteria okay yes this is what actually happens no matter how hard it is to believe but yes this is what happens okay we are closer to the older bacteria than the newer bacteria if any of you know why is that what are the evidences that we have there's a theory which talks about ki cells prokaryotes and eukaryotes kaise bane if you know that theory so you might have a hint you might get a clue कि यार ऐसा क्यों है why is archaea closer to eukaryotes and not this bacteria why so if you know the answer let me know if you know the theory's name let me know that also yes okay let's do a few questions before wrapping up the class very quickly
We don't have a lot of time. Five kingdom classification is not based on. Which one is not considered? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ये तो है, हम बोल रहे थे यार प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इसी के बेसिस पे तो किया था. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंसिडर किया था क्या? किया था, पर हमारे टेबल में नहीं मिला हमको ये, राइट? न्यूट्रिशन मिला हमको टेबल पे, ये भी मिला हमको है ना कि सेल्यूलर है, टिश्यू वाला है या ये सब. तो फिर से कि यार ये नहीं है. ठीक है, ओके. मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फटाक से वायरस, राइट? In the piping classification, Chlamydomonas and Chlorella have been included in. यार, because you guys don't know this yet, ये लोग ना क्या है, ये लोग एक ही सेल वाले हैं, पर इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इसलिए खाना बना सकते हैं खुद का. ओके, बट विटेकर वाज लाइक यार आई डोंट केयर ये खाना बना सकता है नहीं, यदि ये एक सेल का है और ये यूकैरियोटिक है तो मैं इसको सीधे प्रोटिस्टा में डालूंगा. ठीक है, एंड बिकॉज वी आर डूइंग द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है ना, इन्होंने लिखा है कि इसके हिसाब से बताओ, तो इसके हिसाब से मतलब हमको विटेकर के हिसाब से ही चलना है. एंड विटेकर क्या बोला था? बोला था कि यार एक सेल का है वो, यूकैरियोटिक है, तो तुम उसको प्रोटिस्टा में डालोगे ना ही प्लांटे में. ओके, सो प्रोटिस्टा इज द राइट आंसर. Okay, all right. I think this much is enough. There are more questions that you can see, but we are running out of time, so I will conclude the class. I hope you understood everything and please answer the questions which are asked. Okay, bye.